कि सीरिया में फिर से वॉर स्टार्ट हो गई थी। दोनों में टसल चलने लगा कि कौन सीरिया की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, किसकी ज्यादा पकड़ रहती है सीरियन गवर्नमेंट पे। यहाँ पे चाल चली, यूएस को पता लगा कि मामूर गद्दाफी ये सब कर रहे हैं और इससे डॉलर की जो डोमिनेंस है वो अफ्रीका में कम हो जाएगी। टोटल 7 कंट्रीज में रिजीम चेंज कराने का जिस प्रोजेक्ट को नाम उन्होंने दिया था अरब स्प्रिंग। अगले 2 साल के लिए ईरान को बाहर रखने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई। उनको मौका मिल गया ईरान को सीरिया से दूर रखने का और उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया से बातचीत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए लिंक को अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच शेयर करिए। दोस्तों, अब तक आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि सीरिया में फिर से वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों वॉर स्टार्ट हुई, किन किन देशों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सीरिया में है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये सीरिया में जो वॉर स्टार्ट हुई है ये आज की वॉर नहीं है, ये 2011 से शुरू हो गई थी। 2011 में लीबिया के जो डिक्टेटर थे मामूर गद्दाफी, उन्होंने सारे अफ्रीकन कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स को बुला के एक मीटिंग रखी और वहां पे उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है उनको एक सेंट्रल करेंसी बनाई जाए और उसको अफ्रीका के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे बैक किया जाए, ताकि अफ्रीका की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाए और उन पर डॉलर का डोमिनेंस ना रहे। और अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, आप सबको पता है। तो ये मामूर गद्दाफी का प्लान था और अफ्रीका के जितने भी बाकी देश थे उनके हेड ऑफ स्टेट्स ने इस प्लान को मंजूरी दे दी थी। लेकिन यूएस ने यहाँ पे चाल चली, यूएस को पता लगा कि मामूर गद्दाफी ये सब कर रहे हैं और इससे डॉलर की जो डोमिनेंस है वो अफ्रीका में कम हो जाएगी। प्लस जो यूएस अफ्रीका से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करता था वो भी वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से यूएस ने मामूर गद्दाफी का असैसिनेशन करवा दिया, ये बोल के कि हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते, हम लीबिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब उसके बाद से जब गद्दाफी का असैसिनेशन हुआ तो ये जो प्रोजेक्ट था गद्दाफी का वो रुक गया और फिर बाद में किसी भी अफ्रीकन नेशन ने उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं किया। अब उसके बाद से ही यूएस के एक टॉप मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने एक बात कही थी कि बराक ओबामा के टाइम पे जब उनकी प्रेसिडेंसी चल रही थी उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट का एक प्लान था टोटल 7 कंट्रीज में रिजीम चेंज कराने का, जिस प्रोजेक्ट को नाम उन्होंने दिया था अरब स्प्रिंग। अब वो 7 कंट्रीज कौन कौन से है वो आपको बताता हूँ। मिडिल ईस्ट में 4 कंट्रीज थी, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, और 3 कंट्रीज अफ्रीका में थी, सोमालिया, सूडान और लीबिया। जिसमें से ईरान और सीरिया को छोड़ के लगभग बाकी देशों में बराक ओबामा का प्लान सक्सेसफुल रहा, उन्होंने हर जगह रिजीम चेंज करवा ली, ये बोल के कि हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते, हम डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सीरिया में इनका प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, इसके पीछे की एक वजह है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की, 2011 से ही सीरिया में कई बार सिविल वॉर हो चुके हैं, कई बार रिजीम चेंज होते होते रह गई है, बट हो नहीं पाई क्योंकि सीरिया को रशिया का सपोर्ट था, ईरान का सपोर्ट था और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसका सपोर्ट। इस वजह से सीरिया में तख्ता पलट नहीं हो पाया। अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है, ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ लड़ाई में उलझे हुए हैं और इजराइल ने हिजबुल्लाह को टोटली डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वजह से सीरिया को जो सपोर्ट पहले मिलता था अब वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सीरिया के पास। अब इसलिए वजह से सीरिया में वॉर स्टार्ट हुई थी और सीरिया में तख्ता पलट हो गया। अब इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, एलेपो सीरिया का एक शहर है। एलेपो शुरू से ही सीरियन सिविल वॉर का सेंट्रल पॉइंट रहा है। जब असद 2016 में सीरियन गवर्नमेंट पे कब्जा करते हैं, सीरिया का कुछ पार्ट अभी भी उस टाइम भी जब असद, बशर अल असद सीरिया की गवर्नमेंट संभालते हैं उसके बाद भी सीरिया का कुछ हिस्सा उनके गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहता है। बट असद बच गया और उन्होंने सीरियन हार्टलैंड जो था उन पे अपनी पकड़ मजबूत की, उसको स्ट्रांग बनाया। हार्टलैंड कहाँ से कहाँ तक है, वो एलेपो से लताकिया तक है, कोस्ट से हामा तक है और सेंटर में होम से साउथ में जो डमास्कस है जो सीरिया की कैपिटल है वहां तक फैला हुआ था। इस इतने पार्ट में असद ने अपनी पैठ स्ट्रांग करी, अपना कंट्रोल जमाया। यहीं पे सीरिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए इसको सीरियन हार्टलैंड कहा जाता है। सिर्फ इदलिब, सीरिया में एक शहर है इदलिब, वहीं पे इनकी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो पाया, इस वजह से वहां पे रेबेलियन फोर्सेस ने अपनी पैठ जमा ली। अब असद ने अपनी जीत का सारा श्रेय रशियन एयरफोर्स को और ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस को डेडिकेट किया। इस वजह से असद पूरी तरह अपने एलाइज पर डिपेंड थे। जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ
उसके बाद से रशिया टोटली उसमें उलझ गया और सीरिया को सपोर्ट नहीं कर पाया। उससे पहले क्या हुआ दोस्तों, रशिया और ईरान इन दोनों में टसल चलने लगा कि कौन सीरिया की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, किसकी ज्यादा पकड़ रहती है सीरियन गवर्नमेंट पे, कौन उसको अपने हिसाब से चला सकता है। बशर अल असद इस बात को भाप गए थे कि ईरान और रशिया का सीरिया में इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया था तो ईरान अकेला बचा था जो सीरिया पे कंट्रोल करना चाह रहा था। इससे पहले कि ईरान पूरी तरह से सीरिया को अपने कंट्रोल में ले, अपनी गिरफ्त में ले, बशर अल असद ने अगले 2 साल के लिए ईरान को बाहर रखने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। उनको मौका मिल गया ईरान को सीरिया से दूर रखने का और उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया से बातचीत शुरू कर दी, उनके साथ मिलना जुलना शुरू किया और अपने पुराने टर्म्स जो भी बेकार थे उसको ठीक किया। इसकी वजह से असद का काफी गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ यूएई और सऊदी अरेबिया में। ये माइलस्टोन तो था बशर अल असद के लिए, लेकिन असद को भी ये बात पता था कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था सीरिया में। तो सिर्फ बातचीत करके सऊदी अरेबिया और यूएई को अपने खेमे में लेने से ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में कम नहीं हो सकता था। असद ये बात जानते थे। उसके बाद दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना घटी, इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद ईरान भी उसमें उलझ गया, क्योंकि हमास ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप था। असद यहाँ भी ये बात अच्छे से जानते थे हमास के युद्ध का असर सीरिया पे भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो असर पड़ेगा ही, बस कुछ समय की बात है। तो बशर अल असद ने यहाँ पे टर्की से अपने रिलेशन ठीक करना चाहा और टर्की जाके उनसे, उनके जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान, उनसे बातचीत की। अब दोस्तों टर्किश फोर्सेस और उनकी प्रॉक्सीज जो थी वो सीरिया की जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसको कैप्चर कर रही थी, और इडली में जो सीरिया के रेबल फोर्सेस है HTS, उसको भी टर्की का पूरा सपोर्ट था। जब असद और अर्दोगान के बीच बातचीत शुरू हुई तो पहले ऐसा लगा कि इस बातचीत का कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बातचीत उनकी टोटल फ्लॉप गई। अब दोस्तों सीरिया में इतने वॉर होने की वजह से सीरिया के जितने भी नेटिव लोग थे वो दूसरे कंट्रीज में भाग रहे थे, यूरोप में और सबसे ज्यादा टर्की में। आज के डेट में 10.3 मिलियन यानी 1,30,00,000 लोग सीरिया से भाग के दूसरे कंट्रीज में जा चुके हैं, जिनमें से 3 मिलियन अकेले टर्की में है। तो सीरियन रेफ्यूजी सबसे ज्यादा टर्की में गए हुए हैं और टर्की के लिए यही एक सिरदर्द बना हुआ है। टर्की चाहता था कि सीरियन रेफ्यूजीज वापस सीरिया में जाए, लेकिन असद ने वहां पे उन लोगों को रोक दिया और सीरियन रेफ्यूजीज को वापस सीरिया में आने से मना कर दिया। इस वजह से टर्की की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि इतने ज्यादा तादाद में सीरियन रेफ्यूजी टर्की में आने से क्या हुआ, टर्की के जो लोकल जो नेटिव लोग थे उनके और सीरियन रेफ्यूजीज के बीच में टेंशन शुरू होने लगी, और इसका इम्पैक्ट वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी पड़ने लगा, जिसकी वजह से जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनमें रेफ्यूजी वाला मुद्दा एक सबसे अहम बन गया था। इसलिए टर्की को एक तुरंत सॉल्यूशन चाहिए था। टर्की वाज ईगर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बट असद ने इसका ठीक उल्टा किया। उसने सीरियन रेफ्यूजीज को अपने देश में आने से मना कर दिया, प्लस सीरिया में जो टर्किश फोर्सेस थी उसको भी वापस भेज दिया सीरिया में। इसके बाद असद की फोर्सेस ने इडलिब पे बमबारी की, जिससे सीरिया के लोग और ज्यादा टर्की में जाने लगे, रेफ्यूजी बन गए। असद ने सोचा कि इससे टर्की पे प्रेशर बनेगा, और असद ने सही सोचा, टर्की पे इससे प्रेशर बना। और अर्दोगान ने उसके बाद पुतिन से बात की और उनको कहा कि आप बीच में इंटरफेयर करिए, बट पुतिन ऑलरेडी यूक्रेन में उलझे हुए थे, तो वो किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर पाए इस चीज में। मीनवाइल इजराइल बॉम्ब कर रहा था ईरान को और हिजबुल्लाह को, तो ईरान और हिजबुल्लाह भी सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और रेबल फोर्सेस ने एलेप्पो पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे जब टर्की की डिप्लोमेसी काम नहीं आई, टर्की को लगा कि जब हमने सब कुछ करके देख लिया और फिर भी सीरियन रेफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आए जा रहे हैं और इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर और अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सीरिया में दोस्तों मेजर 3 कंट्रीज है जिनका इन्वॉल्वमेंट है। एक है टर्की, दूसरा है इजराइल और तीसरा है रशिया। हम एक एक करके बताते हैं किसका क्या रोल है। दोस्तों ईरान सेंटर में है सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, और पिछले 1 डेकेड से है। ईरान की वजह से सीरिया में काफी तबाही हुई है और तकरीबन 10 मिलियन लोग सीरिया से डिस्प्लेस होके ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं सिर्फ ईरान की वजह से। ईरान ने ये सब पावर में बशर अल असद को पावर में रखने के लिए किया, क्योंकि इसमें ईरान का ही फायदा था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान के 3 प्रॉक्सीज हैं, गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। अब इन तीनों को ही ईरान वेपन्स और फंड सप्लाई करता है, सपोर्ट करता है पूरी तरह, ताकि ये ईरान की प्रॉक्सीज वॉर लड़ सके। हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करने के लिए, फंड सप्लाई करने के लिए ईरान वाया इराक सीरिया के थ्रू होते हुए
लेबनान तक पहुंचता था और उनको हथियार सप्लाई करता था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता था और फंड प्रोवाइड कराता था वाया सीरिया। तो ईरान से इराक, इराक से सीरिया और सीरिया से लेबनान, क्योंकि सीरिया के जस्ट नीचे लेबनान है, और इसी रूट के थ्रू अपने प्रॉक्सी को सपोर्ट करता था, उनको फीड करता था। तो इस वजह से ईरान ये चाहता था कि बशर अल असद सीरिया के तख्ते पे रहे, सीरिया की गद्दी पे बैठे रहे, ताकि उसका ये काम आसानी से चलता रहे। क्योंकि अगर बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया और ये रूट ईरान का हैम्पर हो गया तो ईरान अपने प्रॉक्सीज को फंड नहीं कर पाएगा, और प्रॉक्सीज को फंड नहीं कर पाने की वजह से जो उसका उसमें वो सक्सीड नहीं कर पाएगा, इजराइल को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ईरान का ये सब करने के पीछे एक और पर्पस था कि जो मिडिल ईस्ट रीजन है वहां पे सुन्नी पावर का काउंटर बैलेंस बना रहे, क्योंकि यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर ये सब यहाँ पे सुन्नी मेजोरिटी है, ईरान एक शिया मेजोरिटी है, तो वहां पे काउंटर बैलेंस बना रहे सुन्नी मेजोरिटी के बीच में। इस वजह से भी ईरान ये सब करता था। सीरिया को ईरान एक शील्ड की तरह यूज करता रहा है इजराइल पे अटैक करने के लिए, और कुछ नहीं। सीरिया में ईरान के काफी सारे फोर्सेस, काफी सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी डिप्लॉयड है। अब दोस्तों बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या क्या इंटरेस्ट है इजराइल का, ये समझते हैं। दोस्तों इजराइल के लिए दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही ऑप्शंस काफी घातक है। पहला ऑप्शन इजराइल के लिए था कि वो बशर अल असद को सपोर्ट करे और उसका तख्ता पलट होने से बचा ले। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी इजराइल को कि अगर असद सीरिया से बाहर नहीं जाते, अगर असद की सरकार बच जाती, उनका तख्ता पलट नहीं होता, तो ईरान का जो ये रूट इराक के थ्रू और सीरिया के थ्रू लेबनान तक हिजबुल्लाह को अपना सारा वेपन्स और फंड सपोर्ट करना, प्रोवाइड कराना, वो ईरान कंटिन्यू रखता, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह, जिसको अभी इजराइल ने कुछ ही समय पहले डिस्ट्रॉय किया था, वो वापस से खड़ा हो जाता। तो इजराइल के लिए यहाँ पे एक खतरा था इस ऑप्शन को अगर वो चूज करता तो। दूसरा ऑप्शन इजराइल के पास था कि वो यूएस का सपोर्ट करे और तख्ता पलट करवाए बशर अल असद का। लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी। असद के तख्ता पलट करने से वहां पे एक पावर वैक्यूम बनता, जिसकी वजह से जो सीरियन रेबल फोर्सेस है, जो जिहादी ग्रुप्स है, वहां पे वो पावर संभालते और इजराइल की डोर पे ये जिहादी ग्रुप्स खड़े हो जाते। और इससे फ्यूचर में कभी भी इजराइल पे एक टेररिस्ट अटैक का या एक डायरेक्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि इजराइल के पड़ोस में ही रेबल फोर्सेस जिनका जिहादी माइंडसेट है वो वहां पे खड़े थे। तो इजराइल के लिए दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना बहुत कठिन था, बहुत प्रॉब्लम था इजराइल के लिए। ये ऐसा है कि दो गलत ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन कम गलत है। तो इजराइल ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, उसने यूएस का सपोर्ट किया और बशर अल असद को वहां से हटाया, तख्ता पलट करने में यूएस की हेल्प की। जो सीरियन रेबल फोर्सेज है जिन्होंने कैप्चर किया सीरिया को, इजराइल वहीं पे नहीं बैठा। हालांकि यूएस जब तख्ता पलट हो गया बशर अल असद का और असद रशिया भाग गए तो यूएस वहां से चला गया, लेकिन इजराइल उसके बाद भी जितने भी वहां पे सीरिया में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, चाहे वो ईरान के थे, चाहे वो सीरियन गवर्नमेंट के थे, चाहे वो यूएस के थे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया, ताकि भविष्य में आने वाले समय में जो सीरियन रेबल फोर्सेस है उनको ये सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और हथियार इकट्ठा करने में कई साल लग जाए। प्लस इजराइल ने गोलन हाइट्स पे कैप्चर किया, जो 1967 में ऑलरेडी इजराइल कैप्चर कर चुका था। अब इससे इजराइल और आगे बढ़ रहा है और वहां पे एक बफर जोन क्रिएट किया इजराइल ने, ताकि कल को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इजराइल का जो एरिया है, जो लैंड है, वो सिक्योर है, इजराइल के सिटीजन सिक्योर रहे और बीच में एक बफर बन जाए। अब इजराइल दमास्कस की तरफ बढ़ रहा है और रास्ते में जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो रिटायर्ड पर्सनल है, उनकी फैमिली है, उनको वहां पे बसा रहा है, ताकि सीरिया के वो हिस्से जो बफर जोन बन चुके थे, जो बफर जोन बना चुका है इजराइल, वहां पे इजराइल की पॉपुलेशन बसना शुरू कर दे और वो इजराइल का हिस्सा बन जाए। और इजराइल का ये शुरू से सपना भी रहा है ग्रेटर इजराइल का। तो इस सपने को पूरा करने के लिए भी सीरिया की जो लैंड उसको कैप्चर करना चाह रहा था इजराइल, और कैप्चर कर भी रहा है। दमास्कस तक भी वो पहुंच जाएगा। इजराइल चाहता है कि वो यूएस के सपोर्ट से एक डायगोनल कॉरिडोर बनाए सीरिया में, तो सीरिया का ईस्टर्न बॉर्डर को कट कर दे और एसडीएफ के साथ जाके मिल जाए। बट ये कॉरिडोर बनाने के लिए इजराइल और टर्की के रिलेशंस और खराब हो जाएंगे, क्योंकि एसडीएफ को टर्की अपना एक थ्रेट मानता है। दोस्तों एसडीएफ पीकेके की ही एक ब्रांच है, विच वाज रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएस एंड यूएन। पीकेके एक कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप है। 1978 में एक कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप बना, जो चाहते थे कि टर्की का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और ईरान का कुछ हिस्सा कट के आपस में एक अलग देश बनाए, कुर्दिस्तान। इसकी वजह से ये लोग टर्की में, सीरिया में, इराक में, ईरान में लगातार कई सारे अटैक प्लान करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। तो टर्की काफी खफा रहता है इन चीजों से, और ये जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है ये भाग के कभी सीरिया में, कभी फिनलैंड में छिप जाया करते थे। इसीलिए
यहाँ पे टर्की का भी एक मेजर रोल है, टर्की का भी एक इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिकल। टर्की भी चाहता है कि ये कुर्दिश ग्रुप हमेशा के लिए साइलेंट हो जाए, खत्म हो जाए, और सीरिया का कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो टर्की अपने में मिला ले और टर्की की टेरिटरी भी बढ़ जाए। पॉइंट ये है कि एसडीएफ जो कल तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, आज उनको वेस्टर्न मीडिया सिर्फ एक कुर्दिश ग्रुप बता के इस एक्ट को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे यूएस के स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर रेमंड थॉमस क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। As you know, sometimes it's of necessity, who's available. The one that I think is most discussed and most misunderstood is the evolution with our counterpart in Syria, the so-called Syrian Democratic Forces. Now, interestingly, they came about that name because at one point in time, and I dealt with them directly, I was on the formative stage of the relationship with these guys. They formerly called themselves the YPG, who the Turks would say equated to the PKK. You're dealing with a terrorist enemy of mine. How can you do that, ally? So we literally played back to them that you got to change your brand. What do you want to call yourself besides the YPG? And with about a day's notice, they declared that they were the Syrian Democratic Forces. I thought it was a stroke of brilliance to put democracy in there somewhere. टर्की सीरिया के साथ टोटल लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इस वॉर का सबसे ज्यादा असर टर्की पे ही हुआ है। कुछ वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि टर्की ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया एचटीएस को, जो अलकायदा का पार्ट है। इसने एलेपो में कब्जा किया है, एलेपो में कब्जा एचटीएस ने किया है। एचटीएस भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप है। टर्की ने काफी बार अलग अलग रेबल ग्रुप से बात करने की कोशिश की, बट उनकी कुछ भी बात जमी नहीं, और टर्की यहाँ पे कोई ऑपरेशंस करना नहीं चाहता क्योंकि इससे और रेफ्यूजीज टर्की की टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। अब जब एचटीएस ने एलेपो पे कब्जा कर लिया तो वो अपने अलग रास्ते पे जा चुके हैं। कुछ वेस्टर्न मीडिया कहते हैं कि ये टर्की की प्रॉक्सी ग्रुप है और टर्की के सपोर्ट से ही कर रहे हैं, बट अब इनका अपना एक अलग रास्ता है एचटीएस का, और इनके एस्पिरेशंस और टर्की के एस्पिरेशंस आपस में क्लैश कर रहे हैं। एक और अदर रेबल ग्रुप है जिसका नाम है सीरियन नेशनल आर्मी, SNA। दिस इज द मिलिट्री आर्म ऑफ सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट, जो मेन अपोजिशन है जिसने ये सब स्टार्ट किया। हालांकि SNA अब टर्की का प्रॉक्सी बन गया है, जैसे एक टाइम पे वैगनर ग्रुप था रशिया का। SNA ने पास्ट में अलकायदा और आईसिस से लड़ाई की है, और जब असद को हटाना चाहते थे, एसएनए ने पास्ट में अलकायदा और आईसिस से भी लड़ाई की है, और अब असद को हटाना चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि रेबल फोर्सेस पूरी तरीके से जो एचडीएस और एसडीएफ और एचटीएस है वो सीरिया पे कब्जा कर रहे हैं। एसएनए ये भी नहीं चाहता। इस वजह से एसएनए और एचटीएस में, यानी सीरियन नेशनल आर्मी और एचटीएस में टेंशंस काफी बढ़ गई। अब दोस्तों बात करते हैं रशिया का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। दोस्तों बशर अल असद और रशिया के पुतिन के बीच में काफी अच्छे रिलेशन होने की वजह से सीरिया के कोस्ट पे रशिया का नेवल बेस और एयर बेस है, जो सीरिया ने रशिया को प्रोवाइड किया हुआ है। टाटस में टाटस जो है सीरिया में, उसमें वहाँ पे रशिया का नेवल बेस है, और लताकिया में उसका एयर बेस है रशिया का। इन बेसिस की वजह से रशिया जो है वो मिडिल ईस्ट में किंग मेकर की तरह उभर के आता है, और साथ साथ इन बेसिस की वजह से रशिया का मेडिटेरेनियन सी में भी एक्सेस इजीली इसको मिल जाता है। यूएस को ये बात शुरू से ही चुभ रही थी, रशिया का यहाँ पे नेवल बेस और एयर बेस क्यों है, क्योंकि सीरिया में रशिया को सिर्फ नेवल बेस और एयर बेस बनाना ही मकसद नहीं था। रशिया का मकसद था कि ग्लोबल सुपर पावर वाली जो उसकी इमेज है वो बरकरार रहे और आगे बढ़े, जो कि यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं था। यूएस चाहता था कि यहाँ से इसका एयर बेस, रशिया का एयर बेस और नेवल बेस दोनों किसी भी तरीके से हट जाए। इसलिए यूएस यहाँ पे तख्ता पलट करने में सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि असद के हटने से रशिया की जो क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबली वो कम हो जाएगी, और ग्लोबल साउथ नेशंस जो भी हैं वो रशिया के साथ कोई भी सिक्योरिटी पैक्ट करने में अब हिचकिचाएंगे, डरेंगे। इस वजह से रशिया ने अपने कई सारे फाइटर जेट्स को वहां पे भेजा सीरिया के सपोर्ट करने के लिए, इसके बावजूद कि उनको वहां पे यूक्रेन में जरूरत थी उसकी, बट इसका कुछ हो नहीं पाया। हालांकि अंत में बशर अल असद को भागना ही पड़ा, तख्ता पलट हो ही गया वहां पे। असद के रशिया भाग जाने से वहां पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब इसमें जो भी अपनी जगह बनाएगा वो सीरिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। दोस्तों खबर ये भी है कि लताकिया में जो रशिया का एयर बेस है और टाटस में जो उसका नेवल बेस है, वो वहां से रशिया शिफ्ट करने वाला है और उसको लीबिया में स्टैब्लिश करने वाला है। यानी कि अब सीरिया में जो नेवल बेस और एयर बेस था रशिया का, वो वहां से हटके लीबिया में जाने वाला है। यूएस और इजराइल के कुछ एनालिस्ट का ये सुझाव है कि सीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। ऊपरी कुछ हिस्सा टर्की ले ले, कुछ हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ जाए, और बाकी का हिस्सा सीरिया के पास रहे। हालांकि सीरियन रेबल्स ये नहीं चाहते, उनका ये कहना है कि हम ये होने नहीं देंगे। अब इजराइल और यूएस का टॉप कंसर्न ये है कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन के मरने के बाद इराक में पावर वैक्यूम जनरेट हुआ, जिसकी वजह से आईसिस आया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसी तरह से सीरिया में जब पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से आईसिस दोबारा ना रिक्रिएट हो जाए। आईसिस का डाउनफॉल शुरू हो गया था, अब आईसिस दोबारा से अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है सीरिया में। अभी हाल ही में यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है एंथनी ब्लिंकन, उनका ये कहना है कि आईसिस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सीरिया में दोबारा से वो स्टैब्लिश कर दे। दिस इज व्हाट सीरिया लुक्स लाइक राइट नाउ। सीरिया के जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है वहां पे डेजर्ट है। सीरिया में सिटीज और टाउन्स बहुत ही कम है। एचटीएस जो है सीरिया के मेजर पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। एचटीएस जो है उसको हेड कौन करता है, वो है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो पहले अलकायदा में था, बाद में इसका पीआर मेकओवर हुआ और इसको सीरिया का ज़ेलेंस्की बना दिया गया। और अब
यूएस इसको सपोर्ट कर रहा है ये बोल के कि सीरिया में डेमोक्रेसी फैलाना चाहता है। अबू मोहम्मद अल-जुलानी, जिसपे यूएस ने ही एक टाइम पे $10 मिलियन का बाउंटी रखा था। सीरिया के जितनी भी मेजर सिटीज हैं, अलेपो, हामा, होम्स, इडलिब, इन सबको एसटीएस ही कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में। लताकिया और टाटा पोर्ट को भी एसटीएस कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या स्टांस है सीरिया को लेके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दी ये बात कि वो उनकी लड़ाई है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। सीरिया में लड़ाई का यूएस से कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट आवर फाइट, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। इजराइल दमास्कस तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, या सीरिया 3 से 4 पार्ट या उससे भी ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।